मेरे प्यारे छात्रों, आप तिरंगा झंडा के बारे में कितना जानते हैं और क्या-क्या जानते हैं? अभी चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से आप जो भी जानते हों, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बिंदु मिलेंगे, जिसको आप नहीं जानते हैं। इस वीडियो में आपको ऐसे-ऐसे बिंदु मिलेंगे, जो ये आवश्यक है कि आप उसको जानें। इसलिए नहीं कि आप केवल भारतीय हैं, बल्कि यदि आप कोई भी परीक्षा देते हैं, कोई भी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसमें जो देख रहे हैं चित्र, यह तिरंगा झंडा है और आप ये भी देख रहे होंगे कि अशोक चक्र है और इस पर बाईं तरफ आप दिनांक देखिए, 15 अगस्त 1947। यह डाक टिकट या पोस्टेज 1947 का है और उसके नीचे देख रहे होंगे 3.5 आना। आना का मतलब एक प्रकार का रुपया पैसा होता है, जो पहले चला करते थे। इस समय तो लोग कुल नाम ही सुने हैं, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं है और ये सब जो है अब बंद हो चुके हैं। तो इसी तिरंगे के बारे में हम लोग और जानकारी हासिल करते हैं। अब आप तिरंगे झंडे से अवगत हो गए होंगे कि यह कब से, हालांकि ये 15 अगस्त तक कुछ ही पहले इसको स्वीकार किया गया था और हम लोग चर्चा करेंगे तो आपको और सारी जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो भी जानकारी हासिल कर रहे हैं, इसके साथ में हम लोगों को अंग्रेजी भी सीखनी है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सामान्य ज्ञान यदि सीख रहे हैं तो साथ में अंग्रेजी भी सीखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो भी अभी आप सीखेंगे, सुनेंगे, तो आप पाएंगे कि आपको दो दो बातें, दो दो जानकारियाँ, दो दो ज्ञान आपको एक साथ हो रहा है। जैसे द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग का अर्थ होता है राष्ट्रीय झंडा। फ्लैग का मतलब होता है झंडा। और जो हम लोग राष्ट्रीय झंडे की बात कर रहे हैं, वह भारत के राष्ट्रीय झंडे की बात कर रहे हैं। तो अभी तक आपने दो शब्दों से आप परिचित हो गए हैं। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय और फ्लैग का मतलब होता है झंडा। आप हिंदी और उच्चारण दोनों सुन रहे हैं और जो आपको कठिन लगे आप उसको नोट कर सकते हैं। ट्राई कलर। ट्राई का अर्थ होता है तीन और कलर का होता है, मतलब होता है झंडा। तीन रंगों वाला झंडा। तो आप जानते हैं कि भारत का झंडा तीन रंगों का है। तो चलिए ज़रा उन तीन रंगों के बारे में बात कर लेते हैं। टॉप बैंड। टॉप बैंड का दूसरा अर्थ होता है टॉप पैनल, या हिंदी में कह सकते हैं कि सबसे ऊपर की पट्टी। किस रंग की होती है? तो आप जानते हैं सैफ़्रॉन रंग की होती है। सैफ़्रॉन का अर्थ होता है केसरिया। आप यदि हिंदी खोजेंगे इसका, तो सैफ़्रॉन का अर्थ होता है केसरिया, या केसरी भी कहीं कहीं लिखा रहता है। और जब भी बात हो कि सैफ़्रॉन अर्थात केसरिया का क्या मतलब यहाँ पर है, तो उसका अर्थ है स्ट्रेंथ एंड करेज। स्ट्रेंथ एंड करेज, आप स्पेलिंग देख रहे हैं। स्ट्रेंथ का अर्थ होता है शक्ति और करेज का अर्थ होता है साहस। तो अभी तक आपने कई शब्दों का परिचय आप प्राप्त कर चुके हैं, सबके स्पेलिंग भी देख रहे हैं और साथ में आप हिंदी भी देख रहे हैं। मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि यदि आपके लिए नया शब्द है तो आप उसको नोट करें, याद करें। द मिडिल का अर्थ होता है मध्य में, बीच में। जो मिडिल बैंड है, अर्थात जो सफ़ेद पट्टी है, वो तो रंग सफ़ेद ही है और उस सफ़ेद पट्टी का अर्थ होता है पीस एंड ट्रूथ। पीस जिसका अर्थ होता है शांति और ट्रूथ का अर्थ होता है सच्चाई। और बॉटम बैंड, जो सबसे नीचे की पट्टी होती है, वह ग्रीन होती है। ग्रीन का जो भारतीय संविधान के अनुसार अर्थ बतलाया गया है फर्टिलिटी एंड ग्रोथ। फर्टिलिटी का अर्थ होता है उर्वरता एंड ग्रोथ का अर्थ होता है विकास। मतलब यह हुआ कि भारत की ज़मीन उर्वर है, सब कुछ उर्वर रहे, यह आशा की गई है। इसी उद्देश्य के साथ जो सबसे नीचे की पट्टी है स्वीकार किया गया है। ग्रोथ, हमेशा इसका विकास होता रहे। अच्छा, अब जरा अगला शब्द से हम लोग अवगत होते हैं 24 स्पोक्स। 24। 24 से तो आप जानते हैं कि तिलिया होती हैं। अब यहाँ पर स्पोक्स लिखा गया है, तो वास्तव में स्पोक का तो यदि अर्थ की बात की जाए तो ये एक
क्रिया होती है स्पीक, उसका जो सेकंड फॉर्म होता है स्पोक। स्पेलिंग बिल्कुल यही है, लेकिन एस उसमें नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर स्पोक्स का अर्थ होता ही है तीलियाँ, 24 तीलियाँ। तो जब भी आप कोई भी तिरंगा देखेंगे तो आप उसमें पाते हैं कि बिल्कुल नेवी ब्लू रंग का, आसमानी गुलाबी रंग का आपको 24 तीलियाँ दिखलाई पड़ती हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। स्पोक्स का अर्थ होता है तीलियाँ, और 24 तो अर्थ आप जानते ही हैं। अब थोड़ा हम लोग कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। अशोक चक्र, जिसको हम लोग धर्म चक्र भी कहते हैं, जो आप तिरंगे में नेवी ब्लू गोला देखते हैं जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं, अर्थात 24 स्पोक्स होते हैं, वह धर्म चक्र को प्रदर्शित करता है या अशोक चक्र को प्रदर्शित करता है। चक्र, जैसा कि आप जानते हैं, यह इस चक्र के माध्यम से यह बतलाया गया है कि दुनिया सदैव गतिशील है, समय सदैव गतिशील है, कुछ भी रुकता नहीं है। और चक्र में आप देखते हैं जो चीज़ ऊपर होती है एक दिन वह नीचे भी होती है, अर्थात उत्थान पतन की प्रक्रिया चलती रहती है। जब तक पृथ्वी रहेगी उत्थान और पतन, अर्थात उदय और पतन, अर्थात उदय और नाश, दोनों एक साथ चलता रहेगा। अब तिरंगे से हम लोग जरा एक और बात से अवगत हो लेते हैं। लायन कैपिटल ऑफ अशोका। लायन कैपिटल सिंह स्तंभ। कैपिटल का अर्थ होता है स्तंभ। हालांकि कैपिटल के और भी कई अर्थ होते हैं। कैपिटल का अर्थ तो राजधानी भी होता है, कैपिटल का अर्थ मूलधन भी होता है, कैपिटल का अर्थ बड़े और छोटे जो अक्षर अंग्रेजी में होते हैं, तो बड़े अक्षर को हम लोग कैपिटल लेटर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कैपिटल का मतलब हो गया स्तंभ और लायन का मतलब सिंह, तो अर्थात सिंह स्तंभ। जब भी आप सारनाथ जाएंगे, सारनाथ जो कि बनारस का एक हिस्सा है, और वहाँ पर जाने के लिए आपको बहुत ही आसान सा तरीका है कि सबसे पहले आप वाराणसी जंक्शन उतरें और वहाँ से किसी भी माध्यम से आपको ओला, कार या ऑटो बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, और वह जो है आपको पांडेपुर, फिर पहाड़िया होते हुए आपको आशापुर होते हुए सारनाथ पहुंचा देंगे केवल आधे घंटे में। तो जब भी आपको कभी मौका मिले तो आप सारनाथ अवश्य जाएं, और वहां पर जाने के बाद आप ऐसा कर अनुभव करेंगे कि जितनी शांति आपको सारनाथ में मिलेगी उतनी शांति कहीं नहीं मिलेगी। आप वहां पर मृगदाव देख सकते हैं, चौखंडी स्तूप देख सकते हैं, धम्मेक स्तूप देख सकते हैं। सारनाथ में बहुत कुछ देखने लायक है, और वहाँ पर नेपाल भूटान के लोग बहुत, तिब्बत के लोग भी, बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं। आपको अलग अलग सभ्यता और संस्कृति भी देखने को मिलेगी। तो आप सारनाथ जरूर जाएं। और सारनाथ जब आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक म्यूजियम दिखलाई पड़ेगा, जिसको सारनाथ संग्रहालय हिंदी में कहते हैं या सारनाथ म्यूजियम भी कहते हैं। तो म्यूजियम में जब आप जाएंगे अंदर टिकट लेकर के, तो सबसे पहले आपको ठीक सामने लायन कैपिटल ऑफ अशोका दिखलाई पड़ेगा, जिसको हम लोग रुपया और पैसा के नोट पर भी देखते हैं। वहाँ पर आपको 4 शेर खड़े दिखलाई पड़ेंगे, और जो लगभग आप पाएंगे कि काफ़ी ऊंचे हैं। आप तो नोट भले ही छोटे से देखते हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि 6 या 7 फुट के आसपास उसकी ऊंचाई है। तो लायन स्तंभ ऑफ अशोका, अर्थात अशोक का सिंह स्तंभ, जो कि पूरे भारत में रुपया पैसा का एक प्रतीक के रूप में बना हुआ है। चक्र, अब थोड़ा चक्र के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। जो आप तिरंगा में चक्र देखते हैं, नेवी ब्लू, बिल्कुल नीले आसमान की तरह होता है, और यह प्रदर्शित करता है ज्ञान को। तो ज्ञान का प्रतीक ही नेवी ब्लू हो गया है। और इस प्रकार यहाँ पर यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि आपको यदि दुख के बंधनों से दूर होना है तो ज्ञान प्राप्त करना होगा। ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप सारी समस्याओं से दूर हो सकते हैं। या विद्या विमुक्तये, आपने ऐसा सुना होगा कि जो बंधनों से मुक्त करे वही विद्या होती है। अब मैंने यहाँ पर एक अगला शब्द लिखा है, पिंगली वेंकैया। आप जानते हैं कि इनके बारे में क्या बातें चर्चित हैं या ये क्यों जाने जाते हैं? वास्तव में जो हम लोग तिरंगा झंडा आज फहराते हैं, उसको डिजाइन इन्होंने ही किया था। इन्हीं के देन है पिंगली वेंकैया जी की, जिनके सौजन्य से हम लोगों के पास तिरंगा झंडा फहराया जाता है। वर्तमान प्रारूप जो हम लोग फहराते हैं,
इन्हीं का देन है। इससे पहले कई तरह के झंडे बनाए गए थे। हम लोग कई तरह के झंडों के बारे में बात नहीं करेंगे, जो वर्तमान झंडा है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वर्तमान झंडा जो है पिंगली वेंकैया जी ने बनाया है। अब आपको यह बतलाना है कि पिंगली वेंकैया जी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। आपको केवल राज्य का नाम लिख करके भेजना है, और आप भेजते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप बहुत ही खोजी प्रवृत्ति के इंसान हैं। आप नई नई बातों को जानने का प्रयास करते रहते हैं। फिर मैंने लिखा है 24 जुलाई 1947 एडॉप्टेड। एडॉप्टेड का अर्थ होता है अंगीकृत कर लेना या स्वीकार कर लेना। भारतीय तिरंगा झंडा 24 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। और फिर आप जानते ही हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, मतलब कुछ ही दिनों के बाद। अब जब भी आप अशोक स्तंभ की बात करें या तमाम जगहों पर आप एक शब्द पढ़ते होंगे, सत्यमेव जयते। यह एक संस्कृत भाषा में लिखा गया वाक्य है जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जय होती है, सत्य की ही जय होती है। इसी बात को यदि अंग्रेजी में कहना हो तो ट्रूथ एलोन ट्रायम्फ्स, सत्य की विजय होती है। तो आपके लिए यह एक अनुवाद का भी काम करेगा। यदि आपसे कोई पूछे कि सत्यमेव जयते को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो आप बतला सकते हैं ट्रूथ एलोन ट्रायम्फ्स, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा जय होती है। और तिरंगा के बारे में आज क्या अंतिम बात जो हम लोग जानना चाहते हैं, करना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे L/B = 3/2। तो L एंड B का अर्थ होता है लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ का अर्थ होता है लंबाई, स्पेलिंग है LENGTH। मैं दोहराता हूँ LENGTH। लेंथ का अर्थ होता है चौड़ाई, और बी का अर्थ होता है ब्रेड्थ, BREADTH। ब्रेड्थ का अर्थ होता है चौड़ाई। तो जब भी आप तिरंगा झंडा को देखते होंगे तो एक निश्चित अनुपात में उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, और वह अनुपात है 3:2, 3:2 का, अर्थात 3 लंबाई है तो 2 चौड़ाई होगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने तिरंगा झंडा के बारे में बहुत से बिंदुओं के बारे में चर्चा किया, और बहुत से अंग्रेजी शब्दों के बारे में भी चर्चा हम लोगों ने किया कि नॉलेज की स्पेलिंग क्या है, एडॉप्टेड का अर्थ क्या है, सत्यमेव जयते को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइन कैपिटल का अर्थ क्या होता है, और L एंड B लेंथ एंड ब्रेड्थ है। हालांकि मैंने यहाँ लिखा नहीं हुआ है स्पेलिंग, लेकिन आप सुन करके मेरी बातों को लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से सामान्य ज्ञान संग में अंग्रेजी का ज्ञान आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। यह आपको आगे ले जाएगा, और निश्चित रूप से आप आगे जाते हैं, मुझे सहयोगी बनाते हैं, तो मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है। तो आज के लिए इतना ही। आप इन बातों को नोट कर लें, याद कर लें, और फिर हम लोग मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।